Okay, so far we have learned what are the categorization of cash flow statement, operating activities क्या है, financing activities क्या है, investing activities क्या है. But for operating activities there are two methods of preparing cash flow from operations. ठीक है, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाने का तरीका है वो दो मेथड है, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अनदर इज इनडायरेक्ट मेथड. उसके बाद तो सिमिलर रहने वाला है, राइट. सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अगर आप ऐड कर दोगे विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज पे, सो यू विल गेट चेंजेस इन कैश बैलेंसेस which will be added to the beginning cash balance to get the ending cash balance of the firm. ठीक है, whenever I am saying cash it means cash and cash equivalent. So operating plus investing plus financing करते हो तो आता क्या है, basically all those three combined to get the changes in cash balances. उसमें अगर आप ऐड कर दोगे beginning balance को, you will get the ending cash balance of the firm. अब दो मेथड जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस. डायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो सेज के जस्ट मेक अ इनकम स्टेटमेंट बट मेक इट एज इफ यू आर मेकिंग इट ऑन कैश बेसिस. ठीक है, सो कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, उसमें से आप माइनस कर दो कैश पेड टू सप्लायर्स, उसमें से माइनस कर दो कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें से माइनस कर दो कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एंड एट लास्ट यू डिडक्ट कैश पेड फॉर टैक्सेस. अगर आप यहां से चालू कर रहे हो, रेवेन्यू से चालू कर रहे हो, ऑल द एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड बट एवरीथिंग इज हैपनिंग एज इफ इट इज मेड ऑन कैश बेसिस. ठीक है, सो जितना भी कैश आया है कस्टमर से वो इधर आ गया और सप्लायर से जितना गया वो माइनस, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहां पे एवरीथिंग बिकम्स नॉट ऑन अक्रूवल बट ऑन कैश बेसिस. कैश बेसिस मतलब क्या, हो सकता है कि आपको इस पीरियड में कस्टमर से कैश तो मिला है बट वो इस पीरियड से रिलेटेड नहीं है, वो पिछले पीरियड से रिलेटेड है या नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड है. इट कुड बी द केस, राइट. सो व्हाइल वी आर मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट द कैश कैन कम फ्रॉम ईदर ऑफ द पीरियड्स. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे पीरियोडिकल आइटम है. इट सेज दैट फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 2020 you are making cash flow statement. So 2020 में जितना भी कैश आया है ना, whether it pertains to 2019 or 2021, irrespective of that fact, 2020 में जितना भी कैश ट्रांजेक्शन हुआ है आप सब रिकॉर्ड कर लोगे, राइट. सो ऑल द कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर इन 2020 will be recorded as plus and everything else will be recorded as minus. सप्लायर को जो पे किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो पे किए, इंटरेस्ट, टैक्सेस, all those will be deducted. So this is your direct method of making operating cash flow statement. ठीक है, let's move to indirect method. Indirect method क्या बोलता है, आपको सब कुछ कैश में निकालने की जरूरत नहीं है. You need not go to the square one and make an income statement according to cash basis. No, you can use your existing income statement to prepare cash flow from operations. कैसे? वो बोलता है कि नेट इनकम पे जाओ, गो टू योर नेट इनकम एंड उसमें से आप एडजस्टमेंट कर दो फॉर ऑल द थिंग्स दैट आर ईदर नॉन ऑपरेटिंग. जैसे कि अगर आपको एसेट बेचने की वजह से कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आप यहां पे ऐड या डिडक्ट कर दो. नॉन कैश एडजस्टमेंट कुछ हुआ है, सिंस नेट इनकम विल बी, अगर आप नेट इनकम पे आ रहे हो तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है. अब डेप्रिसिएशन डिडक्ट हुआ है तो कैश बाहर गया है क्या, नहीं. सो नॉन कैश एडजस्टमेंट जो भी हुए हैं आपके इनकम स्टेटमेंट में, ऐड दोस बैक. सिंस दे आर नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऐड दोस बैक बिकॉज आपका कैश बाहर नहीं गया है. एंड एट लास्ट, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. मैंने यहाँ पे तो क्या किससे चालू किया था, इनकम स्टेटमेंट से चालू किया था. सो ऑल द इनकम स्टेटमेंट एडजस्टमेंट्स आर मेड, बट व्हाट अबाउट द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस आएंगे दैट विल बी रिटन इन ऑपरेटिंग. अगर एसेट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो दैट विल बी गोइंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. एंड अगर इक्विटी साइड में या डेट साइड में, कैपिटल साइड में कुछ भी है तो दैट विल बी गोइंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. यहां पे वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस है वो सारा का सारा आ जाएगा हमारे ऑपरेशंस में. अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस होते क्या है,
Let's say my accounts receivable was 150 at the beginning and इस साल the closing balance is 200 and nothing has happened in accounts receivable side. So इसका मतलब क्या है, अगर 150 रुपए से बढ़ के अकाउंट्स रिसीवेबल 200 हो गया है, दैट मीन्स मैंने 50 रुपीज का इस साल क्रेडिट सेल्स किया है. बट अगर मैंने यहां पे जब इनकम स्टेटमेंट लिया था, सो आई हैव टेकन ऑल द सेल्स हियर, बट इसमें से 50 रुपए तो आए नहीं है. सो इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल नीड्स टू बी डिडक्टेड. वो जो 50 रुपए आपके आए नहीं है वो आपको माइनस करने पड़ेंगे. Similarly, let's try to understand through accounts payable. Accounts payable 250 रुपया था, वो इस साल अब 350 रुपया हो गया. So 100 रुपये बढ़ा है. 100 रुपये बढ़ा है मतलब आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है बट उसका पेमेंट आज किया नहीं है. बट यहां पे तो आपने क्या कर लिया था, while taking net income you have deducted the whole of COGS, cost of goods sold पूरा का पूरा माइनस कर दिया है. बट उसमें से 100 रुपये तो एक्चुअली पे हुए ही नहीं है, हमने डिडक्ट कर दिया है. तो वो 100 रुपए हमको क्या करना है, वापस ऐड कर देना है. Why? Because 100 रुपए मेरे पॉकेट से तो गए नहीं हैं. So all the current assets increase will be deducted. All the current liabilities increase will be added. क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरा कहीं ना कहीं कुछ खर्चा हुआ है जो कि मैंने एक्चुअली में पे नहीं किया है, तो आप ऐड बैक कर दो. सिमिलरली करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, मतलब क्या, मेरे को पैसा मिला है बाहर से, सो ऐड दोज बैक. एंड करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डिडक्ट करो. करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहे हैं मतलब कुछ पैसा पहले का किसी का देना बाकी है मेरे को और मैंने इस साल उसको दे दिया है. सो कैश हैज गॉन आउट ऑफ माई बुक्स, सो वो डिडक्ट करो. So current asset increase minus current liabilities increase plus current assets decrease plus and current liabilities decrease will be negative figure, right? So I hope this is clear कि क्यों प्लस या माइनस करेंगे. नेट इनकम में से आप नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट जो करते हो वो नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट भी समझ लेते हैं. सो नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट, आपने कोई एसेट खरीदा था लेट्स से 150 में, आपने उसको 3 साल यूज किया और आज उसका वैल्यू आपके बुक्स में दिख रहा है लेट्स से 105, एंड नाउ यू आर सेलिंग ऑफ दैट एसेट एट द रेट ऑफ 120. ठीक है, तो ये 120 प्रोसीड्स है. इसमें जो 15 रुपए का, यहाँ पे $15 का आपको जो फायदा हुआ है $15 का, दिस $15 प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड इन नेट इनकम, राइट? तो ये $15 का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट यहाँ ऑपरेशंस का तो पार्ट है नहीं. सिंस इट इज अ फिक्स्ड एसेट, दिस $15 और द होल ऑफ $120 शुड गो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या करूंगा, प्लस $120 लिख दूंगा क्योंकि मेरे को कैश मिला है $120. वहां पे मेरे को प्रॉफिट लॉस कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है. सो बट ये जो $15 का मैंने प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है, दैट आई नीड टू डिडक्ट, राइट? बिकॉज इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशंस, CFO से रिलेटेड नहीं है, राइट? सिमिलरली अगर कुछ लॉस हुआ होता तो हम वो एड बैक कर देते. Whatever non-operating adjustments that I have made in my income statement but doesn't belong to my income statement needs to be added or deducted from the net income. ठीक है, वो क्योंकि operations को belong नहीं करते हैं. अब ये जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस किए हैं, वो कैलकुलेशंस अगर कभी भी आए तो आपको कैसे करना है, always look at the gross figures, right? For calculating additions, cash payment or whatever when it comes to assets, always look at the gross figures. So gross figure में मान लो आपका जितना भी अभी तक एसेट है उसमें से accumulated depreciation हमने माइनस किया, हमको क्या मिल गया, नेट एसेट्स एट द बिगिनिंग. ठीक है, ये accumulated depreciation एट द बिगिनिंग मैंने माइनस किया है.
तो ये मेरे नेट एसेट्स थे। अब ये नेट एसेट्स अगर बढ़ के कुछ भी हो गए इस साल, लेट्स से दे हैव बिकम फ्रॉम 150 to 250, अब ये $100 जो है ना, ये $100 आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि आपके एडिशंस हैं। Why? बिकॉज ये 150 तो आपका ओपनिंग बैलेंस है, बट ये 250 में से डेप्रिसिएशन भी माइनस किया गया है। सो इसीलिए कभी भी अगर आपको एडिशंस निकालना है या कैश पेमेंट निकालना है तो ऑलवेज लुक एट द ग्रॉस फिगर्स एंड नॉट द नेट फिगर्स। ग्रॉस फिगर्स में हमको क्या देखना है? ग्रॉस फिगर, द अर्लियर वन वाज 100, अगर इस बार ग्रॉस फिगर मेरा $150 पे दिख रहा है, दैट मीन्स नेट नेट आई हैव एडेड $50 का एसेट। ठीक है, ये बिगनिंग बैलेंस हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इफ द ग्रॉस एसेट्स हैव इंक्रीज्ड, दैट मीन्स मेरा कुछ ना कुछ एडिशंस है। अगर ग्रॉस एसेट्स हैव रिड्यूस्ड, दैट मीन्स आई हैव सोल्ड ऑफ सम एसेट्स। अब एसेट पे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है? वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके। लेट्स से दैट एसेट वाज वर्थ 150, अब तक का उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 145 है, सो 105 का वो एसेट दिखेगा। अब उसको मैंने कितने में बेचा उससे कंपेयर कर लो। लेट्स से आई हैव सोल्ड इट फॉर 100, देन आई विल गेट अ लॉस ऑफ 5, बट if I have sold it at 120, I will get a profit of $15, right? So asset side में जब भी आप इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो या फिर इधर नॉन ऑपरेटिंग के बारे में बात कर रहे हो तो आपको ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। इन्वेस्टिंग में जब आप ये डाल रहे हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो क्या डालना है? अगर परचेज किया है तो -$100 जितना भी आपने परचेज किया है, क्योंकि उतना कैश मेरा बाहर गया है, या फिर जो भी सेल प्रोसीड है, लेट्स से यू हैव सोल्ड एसेट्स वर्थ 105 फॉर $120, तो बस $120 यहाँ पे ऐड कर दो, नथिंग एल्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू। ठीक है, $120 बस मेरे को ऐड कर देना है। कैश आया जितना उतना प्लस कर दो, कैश जितना गया, जितना परचेज किया वो माइनस कर दो, राइट? सो फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस यू कैन फॉलो दिस कैलकुलेशन कि जितना भी बिगिनिंग बैलेंस है अकाउंट्स रिसीवेबल में आपने जो कैलकुलेशन किया था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, कि मान लो कि बिगिनिंग बैलेंस $100 का है, इस साल आई हैव सोल्ड क्रेडिट, आई हैव सोल्ड गुड्स फॉर एट क्रेडिट ऑन क्रेडिट फॉर $50, ठीक है? तो वो मेरे न्यू एडिशंस हो गए और मेरे को पता चला कि इस साल मेरे को कैश पेमेंट कितना मिला है क्रेडिटर से, अराउंड 75, तो वो क्या कर दो, माइनस कर दो। सो वॉट एवर विल बी योर कैलकुलेशन, 150 माइनस 75 करूंगा तो $75 ही आएगा, सो दैट विल बी योर एंडिंग बैलेंस। ये चार फिगर में से कोई भी फिगर फाइंड करना हो, लेट्स से यू वांट टू फाइंड कि इस बार एडिशन कितना है, और लेट्स से यू वांट टू फाइंड कि कितना कैश पेमेंट हुआ है, ईदर ऑफ द थ्री विल बी अवेलेबल। ठीक है, ये चारों में से कोई ना कोई तीन फिगर अवेलेबल होंगे तो यू कैन फाइंड आउट द बैलेंसिंग यूनिट। मान लो कि अगर न्यू एडिशन फाइंड करना है तो वो बाकी तीन फिगर अवेलेबल होंगे, कैश फाइंड करना है तो ये तीन अवेलेबल होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो ये जो फॉर्मूला है ये आप हर एक वर्किंग कैपिटल अकाउंट में लगा सकते हो, मे इट बी अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, टैक्सेस पेएबल, कहीं पे भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अकाउंट्स पेएबल में लगाना है तो कैसे लगाओगे? अकाउंट्स पेएबल मतलब बिगनिंग बैलेंस लिखा, फिर न्यू एडिशंस में क्या लिखोगे? जितना भी मैंने इस बार क्रेडिट पे रॉ मटेरियल परचेज किया है वो न्यू एडिशन हो जाएगा, और जितना भी मैंने कैश इस बार पे किया है वो माइनस हो जाएगा। सो दैट विल गिव मी माय एंडिंग बैलेंस। सो ईदर ऑफ द आउट ऑफ दिस 4 ईदर 3 विल बी अवेलेबल, तो आप रिमेनिंग बैलेंस निकाल पाओगे एंड हेंस यू विल बी एबल टू डू योर इनडायरेक्ट मेथड वाला पार्ट। सो आई होप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं और कैसे बैलेंस निकालना है इज क्लियर विथ यू। नाउ विल मूविंग फॉरवर्ड कि ये इनका इंटरऑपरेबिलिटी कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे आ सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन द कमिंग सेशन। थैंक यू।